এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীন করো, স্বাধীন করো। 1971 से लेकर आज तक बांग्लादेश की कहानी इंडिया के बिना पूरी नहीं होती। डेटा देखिए, इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल ट्रेड 2010 के बाद लगभग 4 गुना बढ़कर $15 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड अब भी $1 बिलियन से कम है। बांग्लादेश अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा इंडिया से लेता है और उसके एक्सपोर्ट्स का मेजर फ्लो इंडियन रोड्स, रेलवे और पोर्ट्स के थ्रू दुनिया तक जाता है। फिर भी पिछले कुछ सालों में ढाका से ऐसे डिफेंस और डिप्लोमेटिक सिग्नल्स आए जो इंडिया से दूरी और पाकिस्तान चाइना के साथ नज़दीकी दिखाते हैं। ये सिर्फ रेटोरिक नहीं है, ये एक्सरसाइजेस, मीटिंग्स और पॉलिसी चॉइसेस का पैटर्न है। सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये बदलाव अपनी इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के खिलाफ जाकर किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम भावनाओं से नहीं, एकदम फैक्ट्स के साथ बांग्लादेश को एक्सपोज करेंगे इस वीडियो में। (1971) बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का सवाल था। ईस्ट पाकिस्तान में मास किलिंग्स और परसिक्यूशन ने लगभग 1 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़कर इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। ये रेफ्यूजीज सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नहीं आए थे, महीनों, सालों तक उनकी देखभाल करनी पड़ी। इंडिया ने उस समय फूड सप्लाई, शेल्टर, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी का पूरा बोझ उठाया। इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक उस वक्त का डायरेक्ट खर्चा 300 से 400 मिलियन डॉलर के आसपास माना जाता है, जो आज के हिसाब से मल्टीपल बिलियंस बनता है। ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक सैक्रिफाइस था जो इंडिया ने अपनी ग्रोथ स्लो करके एब्जॉर्ब किया। मिलिट्री फ्रंट पर भी इंडिया ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया। हजारों इंडियन सोल्जर्स की जान गई, जिनके सैक्रिफाइस के बिना बांग्लादेश का जन्म पॉसिबल नहीं होता। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जिसे आज के नैरेटिव्स में धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। आज़ादी के बाद बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल एक्सेस की कमी थी। इंडिया ने शुरू से डिप्लोमेटिक बैकिंग दी ताकि बांग्लादेश को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन मिले। ग्लोबल फोरम्स पर इंडिया ने बांग्लादेश के लिए कंसिस्टेंटली स्टैंड लिया। इकोनॉमिक लेवल पर इंडिया ने बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस दिया। इसका डायरेक्ट फायदा गारमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला, जो आज बांग्लादेश की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये ग्रोथ किसी एक डील से नहीं, बल्कि सालों के सस्टेन्ड सपोर्ट से आई। इंडिया ने ये मदद किसी पॉलिटिकल ब्लैकमेल के लिए यूज नहीं की। अप्रोच ये थी कि एक स्टेबल बांग्लादेश पूरे रीजियन के लिए बेटर है। लेकिन जब सपोर्ट को एंटाइटलमेंट समझ लिया जाता है, तब रिलेशनशिप का बैलेंस बिगड़ने लगता है। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी के कोर पिलर्स इंडिया से जुड़े हुए हैं। बायलैटरल ट्रेड के अलावा ट्रांजिट और लॉजिस्टिक्स बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन जैसे है। उसके एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा इंडियन हाईवेज, रेल कॉरिडोर्स और पोर्ट्स के थ्रू ही मूव करता है। एनर्जी एक और डिसाइसिव फैक्टर है। बांग्लादेश को 1000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इंडिया से सप्लाई होती है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, टेक्सटाइल हब्स और अर्बन हॉस्पिटल्स को चलाती है। इस सप्लाई के बिना इमीडिएट ब्लैकआउट्स और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन ऑलमोस्ट गारंटेड है। पाकिस्तान के पास ना ये एनर्जी कैपेसिटी है, ना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। इसलिए इकोनॉमिक लॉजिक के हिसाब से इंडिया को रिप्लेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर भी बांग्लादेश का पॉलिसी सिग्नल्स किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। बांग्लादेश जब भी नेचुरल डिजास्टर से गुजरा, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह सामने आया। फ्लड्स, साइक्लोन्स और ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज के दौरान इंडियन रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन्स और रेस्क्यू टीम्स बिना डिले के पहुंची। ये मदद ऑपरेशनल थी, सिर्फ स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं। इस असिस्टेंस के बदले इंडिया ने कभी पॉलिसी कंसेशंस नहीं मांगा। ये एल्डर ब्रदर अप्रोच का हिस्सा था।
जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी और एक्सपेक्टेशन कम। लेकिन जब पॉलिटिकल रेटोरिक बदलता है तो ये सपोर्ट भी मेमोरी से इरेज होने लगता है। सिलेक्टिव रिमेम्बरेंस रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट करता है। क्राइसिस में जो खरा था उसे नॉर्मल टाइम में कन्वीनियंटली इग्नोर करना एक डेंजरस पैटर्न है। पिछले 10-15 सालों में बांग्लादेश के पॉलिटिकल नैरेटिव में एक नोटिसेबल शिफ्ट आया। 1971 की मेमोरी धीरे धीरे कम हुई और उसकी जगह स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जैसे स्लोगन्स आए। इस नैरेटिव को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक्टिवली पुश किया गया। इंडिया को एक डोमिनेटिंग नेबर के रूप में प्रोजेक्ट करना कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए यूजफुल बना। इससे वोट मोबिलाइजेशन और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को फ्यूल मिला। लेकिन परसेप्शन और रियलिटी के बीच का गैप यहीं से बढ़ता गया। पॉलिसी लेवल पर यह माइंडसेट डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिप्लोमेटिक टोन पर भी रिफ्लेक्ट होने लगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस पर कम और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स पर ज्यादा फोकस होने लगा। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का इकोनॉमिक रिलेशनशिप लिमिटेड और सिंबॉलिक है। ट्रेड वॉल्यूम छोटा है और पाकिस्तान बांग्लादेश को ना मार्केट दे सकता है ना एनर्जी। फिर भी डिफेंस लेवल एंगेजमेंट और जॉइंट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन है। बांग्लादेश के साथ टाइज रिवाइव करके वो इंडिया के अगेंस्ट एक साइकोलॉजिकल और रीजनल फ्रंट बनाना चाहता है और बांग्लादेश का इस ट्रैप में जाना हिस्टोरिकल लेसन्स को इग्नोर करना है। चाइना का रोल ज्यादा कॉन्क्रीट है लेकिन रिस्की भी। बांग्लादेश में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स $20 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जो अक्सर लोन्स के रूप में होते हैं। शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म डेट और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी का प्रेशर भी साथ आता है। इंडिया का रिस्पॉन्ड लाउड नहीं रहा बल्कि कैलकुलेटेड रहा। कोई पब्लिक थ्रेट्स नहीं, कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स नहीं। इसके बजाय इंडिया ने क्वाइटली अपने लेवरेज पॉइंट्स को एसेस किया। ट्रेड एक्सेस, कॉटन सप्लाई, जूट सीड्स, ट्रांजिट फैसिलिटीज और मेडिकल वीजास जैसे टूल्स इंडिया के पास है। इन्हें कैलिब्रेटेड तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है बिना ह्यूमैनिटेरियन बाउंड्रीज क्रॉस किए। ये टूल्स साइलेंट प्रेशर क्रिएट करते हैं। इंडिया का सिग्नल ये है कि कोऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक रियलिज्म और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से हो। स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी पावर होती है और इंडिया इसे अच्छी तरह समझता है। बांग्लादेश अगर ये मानता है कि इंडिया को साइडलाइन करके पाकिस्तान और चाइना के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल सकती है तो ये एक रिस्की एजम्पशन है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों बांग्लादेश को इंडिया के साथ नेचुरली जोड़ते हैं। इस रियलिटी को इग्नोर करना कॉस्टली हो सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को ना मार्केट दे सकता है, ना एनर्जी और ना लॉजिस्टिक्स। चाइना कैपिटल दे सकता है लेकिन उसके साथ स्ट्रेटेजिक स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती है। ये ट्रेड ऑफ समझना जरूरी है। हिस्ट्री बताती है कि जो देश अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफैक्टर्स को इग्नोर करता है उसे फ्यूचर में हर्ष करेक्शन फेस करनी पड़ती है। ये करेक्शन इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होती है। दोस्तों, ये वीडियो बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये उन पॉलिसी चॉइसेस के खिलाफ है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों को इग्नोर करती है। इंडिया ने बांग्लादेश को जन्म दिया, संभाला और ग्लोबल सिस्टम में खड़ा किया। आज बांग्लादेश अगर उस सपोर्ट को भूलकर सिंबॉलिक अलायंसेस पर भरोसा कर रहा है तो ये उसकी अपनी इकोनॉमी और स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। एक्सपोज करने का मतलब गाली देना नहीं होता। एक्सपोज का मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस को डेटा के साथ नंगा करना होता है और एग्जैक्टली यही हमने इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही हार्ड फैक्ट इंडिया सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो देश की असलियत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।